बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में मैंने आपको भाषा और व्याकरण पढ़ा दिया है। अब भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने हैं, यानी प्रकार कितने हैं, उसकी परिभाषा, उसके रूपों की परिभाषा के साथ साथ मैंने आपको बोली तक की चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब इसके आगे की चीज़ों को लेकर मैं आपसे इस वीडियो में मिल रही हूँ। तो अब बोली के बाद प्रश्न उठता है, जब किसी भाषा को प्रारंभ में हम मौखिक रूप में बोलते हैं, जब किसी भाषा को बचपन से हम वर्णों के माध्यम से सीख कर मौखिक रूप में बोलते हैं, तो उसको स्थायी रूप देने के लिए हमें क्या करना होता है? तो स्थायी रूप देने के लिए हमें उसे लेखन चिन्हों के माध्यम से लिखना सीखना चाहिए। यानी प्रारंभ में हम मौखिक भाषा सीखते हैं और उसके बाद हम क्या सीखते हैं? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा सीखना आपके लिए आसान नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आपको कोई उसे सिखाएगा नहीं। बच्चा माँ के साथ बोल बोल के सीख जाता है, परंतु धीरे धीरे स्थिति ये होती है कि उसे लिखित भाषा सीखने के लिए प्रयास करना होता है। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमें क्या करना है कि एक लिखने का तरीका सीखना है। लिखने का तरीका सीखना है तो उसी को हम लिपि कहते हैं। यानी जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो मैंने आपको भाषा, उसके रूप और बोली के बाद अब आज लिपि आपको पढ़ाने चल रही हूँ कि लिपि क्या है। लिपि की परिभाषा। लिपि की परिभाषा क्या है कि वे लेखन चिन्ह जो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं, वे लेखन चिन्ह जो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। अगर छोटे से सेंटेंस में आपको याद करना है तो आप कह सकते हैं, लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। बस हो गया। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत, हिंदी संस्कृत और हिंदी संस्कृत
हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेपाली और मराठी। इसकी भी देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है। पंजाबी की गुरमुखी है और उर्दू की फारसी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिपि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि जो लेखन चिन्ह है जिससे हम मौखिक भाषा को, मैं किनारे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मौखिक भाषा को अगर हमको लिखित रूप प्रदान करना है तो उस मौखिक भाषा के लिए लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें कोई लेखन चिन्हों की आवश्यकता होती है। अगर हम कहते हैं कमल और हमको क म ल नहीं पता है, वर्णों का ज्ञान नहीं है, हम लिखना नहीं जानते हैं, तो फिर हम कमल नहीं लिख सकते। तो लेखन चिन्ह सीखना पड़ता है। तो इन्हीं लेखन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी की और संस्कृत की, नेपाली की, मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं व्याकरण पर आती हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रख करती हूँ। अब आगे बारी व्याकरण की। आपने भाषा जान लिया, भाषा के रूप जान लिया, बोली जान गए और लिपि जान गए। अब प्रश्न उठता है व्याकरण क्या है। अब व्याकरण कहते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने की जो जानकारी होती है उसको हम व्याकरण कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो उस अनुच्छेद में हम किसके लिए लिख रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयोग करना है, तो कौन सा कर्ता होगा, कौन सी क्रिया होगी, बहुवचन लगेगा कि एक वचन लगेगा, विशेषण की ज़रूरत है, क्रिया विशेषण की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो विभिन्न पद हैं, इस सब की जानकारी से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीख पाते हैं और सिखा पाते हैं। प्रायः वैसे तो कहा जाए तो भाषा को बचपन में बोलचाल में ही सीख लिया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषी का बच्चा हिंदी ही बोलेगा, अंग्रेजी भाषी का बच्चा अंग्रेजी ही बोलेगा। और ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि भाषा का जो रूप होता है वो बोलने से बच्चा सीख जाता है। यद्यपि ये अलग बात है कि बच्चे से यदि पूछा जाए कि कर्ता किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको अलग से लिखने और पढ़ने की जानकारी इस विषय की नहीं दी गई है। लेकिन जब लिखने और के विषय की जानकारी नहीं दी गई है तो हो सकता है उसको कुछ दिक्कत आए। तो कुछ दिक्कत आए, लेकिन वास्तव में शुद्ध रूप में पढ़ना
और शुद्ध रूप में लिखना ही जान लेना व्याकरण है। किसी भी भाषा का शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में लिखना, पूरी प्रक्रिया की जो जानकारी होती है उसी को हम भाषा का व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की हम परिभाषा लिख देते हैं आपको, फिर इसके भेद बताएंगे आपके लिए। व्याकरण की परिभाषा। भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और बोलने की भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो ये व्याकरण की परिभाषा होगी। किसी भी जानकारी से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना जान पाते हैं कि शुद्ध रूप में कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अब इस व्याकरण के 3 भाग होते हैं। इस व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो इसके जो 3 भाग होते हैं उसमें तीनों नहीं, कई लोग 4 भी कहते हैं, 4 ही बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या आता है? वर्ण विचार। दूसरा आता है शब्द विचार। तीसरा आता है पद विचार और चौथा आता है वाक्य विचार। अब कहीं कहीं आपको पुस्तकों में ये दोनों एक में मिलेगा, तो वहां सिर्फ ये लिखा हुआ है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, पद विचार नहीं होता। लेकिन शब्द तो तब तक ही होता है जब तक वो स्वतंत्र होता है। जैसे ही वाक्य में वो जुड़ता है, ये पद बन के ही वाक्य में जुड़ता है। जब तक ये स्वतंत्र होगा ये शब्द होगा, और जब ये चीज यहाँ जाके जुड़ जाएगी तो ये पद बन जाता है। तो कहीं कहीं पुस्तक में पद विचार दिया रहता है और कहीं कहीं पद विचार नहीं दिया होता, सिर्फ उसको वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के हिसाब से होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्लस का निशान लगाया है कि दोनों मिला हुआ रूप भी कहीं कहीं होता है। तो ये मैंने बता दिया, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ। व्याकरण के
तीन अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब कुल मिला के ये कहिए कि इस तीनों में ही पूरा ग्रामर जो होता है, पूरा जो व्याकरण है वो निहित है। जितनी भी चीजें ग्रामर की होती हैं, व्याकरण की होती हैं, उन सारी चीजों में ये निहित है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसी में पूरा व्याकरण निहित है। अब मैं संक्षेप में इसके बारे में बता दूं कि वर्ण विचार क्या है, फिर विस्तार में आगे से बताऊंगी वर्ण विचार क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण जैसे आ, ई, क, ग इत्यादि। दूसरा है शब्द विचार। आपको दिखेगा कि नहीं, पहले मुझे देख ले दीजिए। शब्द विचार आपको अभी दिख रहा है स्लाइड पर, मैं लिख देती हूँ। शब्द विचार में क्या आएगा? वर्णों का सार्थक में शब्द है। जैसे कमल, देखिए मैंने बहुत संक्षेप में आपको बता दिया है, खाली इस जानकारी के लिए कि सारा व्याकरण इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जितना भी व्याकरण है ये इन्हीं तीनों चीजों पर ही घूमता है। तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहते हैं। अर्थात शब्दों का सार्थक में वाक्य कहलाता है। अब देखिए मैंने बहुत संक्षेप में लिख दिया है, शब्दों का सार्थक में वाक्य कहलाता है। कुल मिलाकर मुझे कहना ये है आपसे
कि जब कोई शब्द, जब शब्द स्वतंत्र होता है, जैसे वो कहीं मैंने लिखा पुस्तक, कॉपी, कमल, ये स्वतंत्र है, ये शब्द है। लेकिन जब यही शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है, इसी को मैंने सार्थक मेल कहा है। वाक्य में पिरो देने की प्रक्रिया को सार्थक मेल मैंने कहा है, और वही मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सार्थक मेल का क्या मतलब है। सार्थक मेल का तात्पर्य है कि उसको व्याकरणिक नियम के आधार पर वाक्य में पिरोया जाए। जैसे कि जहाँ हमको ये कर्ता देना है वहाँ हम कर्ता लिखें, जहाँ क्रिया की आवश्यकता है वहाँ हम क्रिया लिखें, जहाँ हमें विशेषण चाहिए, संज्ञा चाहिए, इस सारे अर्थ को, भाव को व्यक्त करने की ताकत रखने के लिए जो एक सार्थक मेल होता है, मैंने बहुत संक्षेप में सार्थक मेल लिखा है, लेकिन मैं आपको सार्थक मेल समझा दे रही हूँ उसका क्या मतलब है। कि जो व्याकरणिक नियम से जुड़ा हो और कोई ना कोई अर्थ बताता हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि कमल तालाब में खिलता है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ कि है तालाब खिलता कमल, तो आपका वो अर्थ आप भले हिंदी भाषी में समझ जाएं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन वास्तव में वो आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है। उसमें हम किसी भी रूप में सही अर्थ नहीं देंगे। वाक्य शोधन की दृष्टि से वो वाक्य जो होता है वो अशुद्ध होता है। अब ऐसे में हम उसको वाक्य की संज्ञा नहीं देंगे कि वाक्य है। इसीलिए मैंने यहाँ सार्थक में लिखा, बहुत संक्षेप में, सिर्फ क्योंकि ये भी विस्तार में नहीं चल रहा, ये व्याकरण के अंग आपको बता रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर सार्थक में लिखा है। ऐसा नहीं कि इसकी अलग से परिभाषा नहीं है, आपकी जानकारी के लिए सार्थक मेल किसे कहते हैं वो मैंने समझा दिया कि जो व्याकरणिक नियम से जुड़ा हो वो सार्थक मेल है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसी को हम सार्थक मेल कहते हैं, इसको कहा गया है। तो मैंने आपको व्याकरण समझा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाषा और व्याकरण का जो आपका चैप्टर है पहला वाला, वो वास्तव में एक मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। एक मैं चार्ट बनाने चल रही हूँ, जिस चार्ट के माध्यम से मैं पूरे भाषा और व्याकरण के पाठ को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में आपसे अच्छे से जान लेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, ये हो गया भाषा। इसके रूप कितने हैं? मौखिक, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। अब यही भाषा सीमित क्षेत्र में
बोली जाने वाली भाषा क्या है? बोली। अब ये बोली हो गई। अब मौखिक को लिखित रूप प्रदान करने के लिए, मौखिक को लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेखन चाहिए। लेखन चाहिए। ये क्या हो गई? लिपि। ठीक है, इतनी चीज मैंने अभी आपको समझा दी। देखिए मैंने छोटा सा चार्ट की तरह बनाया है, जिसको देख के आप इसका शॉट ले लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा व्याकरण। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि भाषा और व्याकरण के चैप्टर को आप कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से। इसमें थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं। मौखिक भाषा इसमें लिख देती हूँ बोलकर। बोलकर भाव प्रकट करना। और लिखित भाषा लिखकर भाव प्रकट करना। तो देखिए मैंने पूरे इस चैप्टर को बहुत संक्षेप से एक समरी की तरह बना दिया है, कि जिससे आप समरी की तरह सीख जाएंगे कि किसको क्या कहते हैं और कितना चीज आपने चैप्टर में पढ़ा है। वो सारे चैप्टर की समरी है ये। तो इस समरी के माध्यम से आपको पूरा पाठ आराम से याद हो जाएगा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ तक ले आई लेखन चिंतन। अब मैं ऊपर चलती हूँ। ठीक है, अब लिपि, अभी हमें थोड़ा इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको मैं यहाँ से लाके अब इधर जोड़ रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब लिपि आ गई। लिपि लेखन चिन्ह, फिर हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, लिपि देवनागरी। देखिए शॉर्ट में बिल्कुल मैं आपको ये माइंड मैप बना रही हूँ, बहुत शॉर्ट में माइंड मैप। फिर अब क्या हुआ? अब क्या हुआ जब यहाँ से लिपि आपको आ गई, तो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, बताने वाला शास्त्र, बताने वाला शास्त्र क्या है? व्याकरण। अब मैं नीचे वाले को अलग कर रही हूँ। अब इसके नीचे कर देने वाला ये है। अब इसके नीचे इसको मैं रब करूंगी। अब मैं इसको रब करूंगी, इसके नीचे आ रही हूँ। तो आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ताकि आपको पूरा ये चैप्टर शॉर्ट में याद हो जाए। अब क्या है? अब क्या बचे? व्याकरण पर। भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, बताने वाला शास्त्र है व्याकरण। अब व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। वर्ण विचार, वर्ण, शब्द और वाक्य।
अगर आप इसको पद के साथ भी जोड़ेंगे तो चलेगा। तो ये हो गया। इसमें मूल ध्वनि आती है, ये भाषा की मूल ध्वनि है। फिर ये वर्णों का भेद है, सार्थक भेद है। फिर ये क्या है, शब्दों का सार्थक भेद। तो इतनी चीज मैंने आपको पूरा व्याकरण का पहला चैप्टर इस छोटे से माइंड मैप के द्वारा समझा दिया है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, खुद से याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको कोई डाउट्स मन में आएंगे ही नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।